हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम कवर करने वाले हैं हमारी आगे की क्लासेस को। अभी हम अकाउंट वाली यूनिट को लेके चल रहे हैं। इसमें हमने काफ़ी सारी क्लासेस ऑलरेडी ले ली है, तो आप बैक में जाके आप अच्छे से वीडियोस को देखें ताकि आपको स्टेप टू स्टेप अच्छे से सब कुछ आ सके। और आज हम उसी में कवर करने वाले हैं रिटायरिंग एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। कि जब एक पार्टनर रिटायर होता है, डेथ होती है एक पार्टनर की, तो क्या क्या एडजस्टमेंट होते हैं, कैसे कैसे एडजस्टमेंट किए जाते हैं, और मतलब रेशियो वगैरह किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, हम अच्छे से सब कुछ कवर करने वाले हैं। आइए से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, तो कैसे पार्टनर रिटायर होता है। सबसे पहले हम कंडीशंस देखेंगे। ठीक है, हम आज कवर करेंगे रिटायरमेंट को, फिर नेक्स्ट क्लास में डेथ को कवर करेंगे, वरना एक साथ कंफ्यूजिंग हो जाएगा। ओके, पार्टनर रिटायर्स कैसे होता है, या तो विद द कंसेंट ऑफ पार्टनर, या तो सब पार्टनर्स की सहमति है तो वो हो जाएगा रिटायर, या वो अगर खुद चाहता है, इट इज और हर ओन विल। ठीक है, या टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट हुआ है कि इसको अब रिटायरमेंट होना चाहिए। जैसे होता है ना, एक वो हो जाती है, एज हो जाती है, या जितनी भी एक लिमिट होती है, टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट होता है। जैसे एक गवर्नमेंट जॉब का एग्जांपल लें हम, तो एक एज के बाद में रिटायरमेंट होता है, तो वो थर्ड कंडीशन ये वाली दी हुई है। The terms and conditions of retirement of a partner are normally provided in the partnership deed। ठीक है, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन होती है रिटायरमेंट होने की पार्टनर की, वो नॉर्मली जो एक पार्टनरशिप डीड होता है, जो पार्टनरशिप होती है उसमें प्रोवाइडेड होता है। इफ नॉट, अगर नहीं दिया हुआ है, दे आर अग्रीड अपॉन बाय द पार्टनर्स एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। अगर नहीं दिया हुआ है तो पार्टनर्स अग्री कर लेंगे रिटायरमेंट के टाइम पे। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट द फॉलोइंग अकाउंटिंग इश्यूज आर डील। क्या क्या अकाउंटिंग इश्यूज को डील किया जाता है। सबसे पहले करते हैं हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो को। मैं बताऊंगी गेनिंग रेशियो होता क्या है, आगे हम इसे समझेंगे। गुडविल को किया जाता है, एडजस्टमेंट किए जाते हैं चेंजेस जो कि वैल्यू और लाइबिलिटी में होता है। ट्रीटमेंट करते हैं हम रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को। सेटलमेंट होता है रिटायरिंग पार्टनर्स के जितने भी ड्यूज होता है उनका। और उसके बाद में न्यू कैपिटल को हम कैलकुलेट करते हैं, जो बाकी जो बचेंगे। ठीक है, अब लाइबिलिटी क्या होती है। लाइबिलिटी ऑफ अ रिटायरिंग पार्टनर फॉर द एक्ट्स डन अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट। जब एक पार्टनर जो होता है रिटायरमेंट उसका होता है, जिसका जो रिटायरिंग पार्टनर होता है, उसको अपने रिटायरमेंट के टाइम पे कुछ एडजस्टमेंट करने होते हैं, यानी कि उसके कुछ दायित्व होते हैं, उसकी कुछ लाइबिलिटीज होती है, वो उसे करनी पड़ती है। तो क्या होती है वो, अ रिटायरिंग पार्टनर कंटिन्यू to be liable to the third parties for the acts of firm done before his retirement। ठीक है, उसके जो भी थर्ड पार्टी के प्रति जितना भी जो एक्ट्स वगैरह होते हैं उसे सब कुछ कंप्लीट करने होते हैं। ठीक है, उस वो एक को किस चीज़ के लिए लाइबल होता है, ऑल ट्रांजेक्शन ऑफ द फर्म डेट हैज बिगन बट वर अनफिनिश्ड एट द टाइम ऑफ हिज रिटायरमेंट। कुछ ट्रांजेक्शन होते हैं फर्म के, अगर वो अनफिनिश्ड रह गए हैं तो जो रिटायर्ड पार्टनर होता है उसको इन सबको अपने रिटायरमेंट से पहले सब कुछ कंप्लीट करना होता है। However, section 32 subsection 2 provides that a retired partner can be released from his liability to the creditor if the remaining partner, the retired partner and the creditor agrees to the release of liability। इसमें ये वाली कंडीशन दी हुई है कि अगर क्रेडिटर, रिटायर पार्टनर और रिमेनिंग पार्टनर इस चीज़ के लिए अग्री कर लेते हैं कि जो उसकी लाइबिलिटी है उसको उससे रिलीज कर दिया जाए, रिलीज कर दिया जाए। और अगर वो तीनों लाइबल होते हैं तो इस कंडीशन में उसकी लाइबिलिटी ख़त्म हो जाती है, वरना उसकी लाइबिलिटी यहाँ पर भी ख़त्म नहीं होगी, उसे ये वाली कंडीशन भी कंप्लीट करनी होगी। ठीक है, अब कुछ लाइबिलिटी होती है उसकी आफ्टर रिटायरमेंट के बाद की। ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्वेश्चन कहीं से भी पुट हो जाता है। और अगर आप कॉलेज स्टूडेंट है तो ये आपके क्वेश्चन में भी आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन में, कि किस तरह से उसकी बिफोर होती है आफ्टर होती है।
तो ये नोट्स में पॉइंट्स में बना के दिया हुआ है, इसलिए आपको कोई इशू नहीं आने वाला। अच्छे से पढ़िए, याद करिए, अपना आप लिख सकेंगे इसे। तो आफ्टर रिटायरमेंट उसकी क्या लाइबिलिटी होगी, आइए उसे देखते हैं। सबसे पहले तो ये दिया हुआ है कि रिटायरिंग पार्टनर इज नॉट लाइबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म डन आफ्टर हिज रिटायरमेंट इफ पब्लिक नोटिस ऑफ हिज रिटायरमेंट इज गिवन। अगर उसके रिटायरमेंट का पब्लिक नोटिस जारी हो चुका है, इशू हो चुका है, तो उसके बाद में अगर कुछ भी हुआ हो, कुछ भी मतलब लाइबिलिटी आई हो या कुछ भी एडजस्टमेंट वगैरह कुछ भी हुआ हो, उसके लिए रिटायरिंग पार्टनर लाइबल नहीं होता है। ठीक है। A retiring partner continues to be liable to the third parties for the acts of the firm done even after his retirement until public notice is given for his retirement. This is based on the principle of holding out. समझिएगा क्या बोल रहा है इसमें। ये बोल रहा है कि थर्ड पार्टी के लिए तो वो लाइबल होता ही है। ठीक है। अगर उसकी रिटायरमेंट का नोटिस जारी हुआ, उसने रिटायरमेंट लिया नहीं है, ठीक है, रिटायर्ड पार्टनर की बात नहीं कर रहे हैं हम, रिटायरिंग पार्टनर की बात कर रहे हैं। मतलब कि ये कि पब्लिक नोटिस आ गया बट उसका रिटायरमेंट नहीं हुआ है, तो जब तक भी उसके थर्ड पार्टीज के प्रति जो भी होगा वो उसके लिए लाइबल होगा। और इसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होल्डिंग आउट। ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ होल्डिंग आउट। उस कंडीशन में आपको ये वाला लिख के आना होगा। फर्स्ट वाले में तो क्या था, अगर कुछ भी एक्ट्स किए जाते हैं फर्म के और अगर पब्लिक नोटिस आ गया तो वो नहीं करेगा, बट थर्ड पार्टी के लिए वो इस चीज़ को करेगा। आगे पढ़ते हैं। अ पब्लिक नोटिस मे बी गिवन आइदर बाय द आउटगोइंग पार्टनर और एनी पार्टनर ऑफ द रिकंस्टिट्यूटेड फर्म। अब ये पब्लिक नोटिस होगा वो किसके द्वारा दिया जाएगा, या तो आउटगोइंग जो अभी जो बच रहे हैं उन पार्टनर्स के द्वारा, या कोई भी अदर पार्टनर जो रिकंस्टिट्यूटेड है फर्म का। ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ पब्लिक नोटिस द फर्म विल बी ऑल्सो लाइबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द रिटायर्ड पार्टनर इफ एनी डन बाय हिम एज अ पार्टनर ऑफ द फर्म। अगर पब्लिक नोटिस का एब्सेंस है, मतलब है ही नहीं पब्लिक नोटिस, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो फर्म के जो एक्ट्स है जो कि डन हुए हैं उसके द्वारा एज अ पार्टनर उसके लिए भी लाइबल होगा, जो फर्स्ट वाली चीज में बताया गया था। ठीक है। एक होता है स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर विल नॉट बी लाइबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म आफ्टर हिज रिटायरमेंट इवन इफ पब्लिक नोटिस इज नॉट गिवन सिंस ही इज नोन टू द आउटसाइड। स्लीपिंग पार्टनर की कंडीशन में क्या होता है कि अगर रिटायरमेंट के लिए पब्लिक नोटिस आया हो या नहीं आया हो, किसी भी चीज के लिए लाइबल नहीं होता है। ठीक है। सिंस ही इज नॉट नोन टू अदर आउटसाइडर, जब तक कि वो नोन ही नहीं है आउटसाइडर के लिए। ठीक है। ये तो हमने लाइबिलिटीज पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे राइट्स। राइट्स क्या होते हैं एक रिटायर्ड पार्टनर्स के। ठीक है। अ रिटायरिंग पार्टनर हैज़ अ राइट टू स्टार्ट, वो कुछ कोई भी बिजनेस अपना स्टार्ट कर सकता है, उसको ये राइट होता है। ही मे स्टार्ट अ न्यू बिजनेस विच इज कम्पीटिंग विद दैट ऑफ द फर्म। सॉरी, फिल्म नहीं है, फर्म है। ठीक है। मतलब ये ऐसे बोल रहा है कि वो एक तो कुछ भी फर्म का बिजनेस कर सकता है। ठीक है। कोई भी स्टार्ट कर सकता है न्यू बिजनेस, और एक और ऐसा बिजनेस भी कर सकता है जो जिस फर्म में वो ऑलरेडी काम करता था उसके कंपटीशन में हो। ऐसी भी फर्म है वो या तो वो पार्टनर बन सकता है या खुद भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। He may start such a business even next door to the constituted firm and can also advertise for the same। वो मतलब कि ये तो कहने वाली बात हो गई कि नेक्स्ट डोर पे मतलब वो कंस्टिट्यूटेड फर्म का एक नया बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, मतलब आसपास कहीं पे भी। ठीक है। और एडवर्टाइज भी कर सकता है सेम के लिए, सेम। ठीक है। द अबाउ मेंशन राइट्स आर सब्जेक्ट टू सर्टेन रिस्ट्रिक्शन। ठीक है। ये लाइन को ध्यान से पढ़िएगा कि जो मेंशन किए गए हैं जो भी राइट्स, कुछ रिस्ट्रिक्शन के साइड है ये सब चीज़ें, सो डेट ही मे नॉट डैमेज द इंटरेस्ट ऑफ द फर्म। ये सब कुछ दिए हुए हैं बट इनकी भी कुछ रिस्ट्रिक्शन है, ताकि क्या होगा कि इससे क्या होगा, जो उसमें जिसमें वो पहले था, जो उसकी पहले वाली फर्म थी, उसमें किसी भी तरह का डैमेज नहीं होगा। सब्जेक्ट टू अ कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रेरी। 10 रिस्ट्रिक्शन क्या होंगे ये, वो किसी भी
मतलब ही शुड नॉट यूज़ द नेम ऑफ द फर्म फ्रॉम विच ही हैज़ रिटायर्ड, मतलब वो उस फर्म का यूज़ नहीं कर सकता है जिसमें वो पहले रिटायर्ड हो चुका है। वो रिप्रेजेंट नहीं कर सकता खुद को अब उस फर्म से, ठीक है। ही शुड मतलब कहीं पे भी नहीं बोल सकता मैं उस फर्म का पार्टनर हूँ, ऐसा नहीं बोल सकता। ही शुड नॉट सॉलिसिट द कस्टमर हु वर डीलिंग विद द फर्म बिफोर ही सीज टू बी अ पार्टनर। वो मतलब ऐसे किसी भी कस्टमर से डील नहीं कर सकता है अब जो पहले वो करता था उस फर्म के पार्टनर के तौर पे, ठीक है। टू शेयर सब्सिक्वेंट प्रॉफिट्स ऑन द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर्स टू सेटल द अकाउंट्स ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर। अब जो सेटलमेंट वगैरह होंगे उसको हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि जो ड्यूटी होती है बचे हुए पार्टनर्स की कि वो रिटायरमेंट के टाइम पे उसके जितने भी अकाउंट्स या जितने भी सब कुछ है उसका सेटलमेंट करें। हिज शेयर, उसका जो शेयर है प्रॉपर्टी पे, प्रॉफिट पे, सब पे। व्हेन अ फाइनल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स डज नॉट टेक प्लेस अमंग द पार्टनर, द आउटगोइंग पार्टनर इज एंटाइटल आइदर। इसमें बोल रहा है कि जब फाइनल सेटलमेंट हो जाता है अकाउंट का, when a final settlement of account does not take place among the partners, यानी कि जब तक फाइनल सेटलमेंट नहीं होता अकाउंट का पार्टनर्स के बीच में, आउटगोइंग पार्टनर्स क्या कर सकते हैं, या तो शेयर प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म आफ्टर हिज रिटायरमेंट और टू रिसीव द इंटरेस्ट एट अ रेट ऑफ 6% पर एनम ऑन द अमाउंट ऑफ शेयर बाय हिम इन फर्म्स प्रॉपर्टी। क्या कर सकते हैं जब तक कि नहीं होता, तो आउटगोइंग जो पार्टनर्स है वो क्या कर सकते हैं, या तो शेयर प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं फर्म का, ठीक है, या फिर वो इंटरेस्ट ले सकते हैं रेट 6% एनम पे, जो अमाउंट ऑफ शेयर बाय हिम इन फर्म्स की प्रॉपर्टी में जो उसका शेयर था या तो उसका 6% ले ले, या प्रॉफिट जो अर्न किया जाएगा उसके रिटायरमेंट के बाद में उसको ले ले, ठीक है। अब ये तो हो गया सब कुछ। अब हम पढ़ेंगे इसमें गेनिंग रेशियो क्या होता है, ठीक है, क्योंकि हमें रेशियो का भी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज रेशियो इन विद द कंटिन्यूइंग पार्टनर विल शेयर द प्रॉफिट आफ्टर द रिटायरिंग पार्टनर लीव द फर्म। जब पूरा जो रिटायर वाला पार्टनर है जो वो चला जाएगा फर्म को छोड़ के, तो जो बचे हुए पार्टनर्स होंगे उनके लिए एक न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आएगा। The new share of remaining partner will be the sum of his old share of profits and profit share acquired from the new partner। फॉर्मूला पढ़ते हैं। ओल्ड शेयर क्या है प्रॉफिट का वो, और उसमें ऐड करेंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्वायर्ड फ्रॉम द रिटायरिंग पार्टनर, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो क्या होता है, द रेशियो इन विच द कंटिन्यूइंग partners acquire the retiring partner share of profit is known as gaining ratio, ठीक है। जो कंटिन्यूइंग जो बचे हुए पार्टनर्स होते हैं ना, एक्वायर करते हैं रिटायरिंग पार्टनर के शेयर को, प्रॉफिट को, ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, उनका गेनिंग रेशियो। अब इस स्लाइड के थ्रू हम अच्छे से समझते हैं कि क्या होता है गेनिंग रेशियो। हमने पहले सेक्रीफाइसिंग रेशियो पढ़ा था, तो अब इन दोनों में डिफरेंस होना बहुत जरूरी। मैं आपको बता दूं ये हमारी लास्ट स्लाइड होने वाली है, इसके एडजस्टमेंट सब कुछ हम करेंगे, बट ये क्लास बहुत बड़ी हो जाती है और आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए हम एक साथ नहीं करूँगी। नेक्स्ट वीडियो में हम सबसे पहले करेंगे गेनिंग रेशियो के, यानी कि उसके रिटायरमेंट के बाद में रेशियो को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, विद एग्जाम्पल हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में जो भी एडजस्टमेंट होंगे वो करेंगे, फिर उसके बाद में हम डेथ वाली पार्टनर वाली बात करेंगे। तो आप आगे बने रहिए, हम कंटिन्यू सब कुछ अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो अभी हम यहाँ समझ रहे हैं सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो में क्या डिफरेंस है, ताकि आपको गेनिंग रेशियो भी अच्छे से समझ आ जाए। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का मीनिंग क्या है, इट इज द रेशियो इन विच द एग्जिस्टिंग और ओल्ड पार्टनर अग्री टू सेक्रीफाइस देयर शेयर इन प्रॉफिट इन फेवर ऑफ द इनकमिंग और न्यू पार्टनर। ध्यान रखिएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में न्यू पार्टनर आता है, गेनिंग रेशियो में एक पार्टनर जाता है, ठीक है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ये चीज़ बोली जा रही है कि जब
एक नया पार्टनर आता है तो जितने भी पुराने पार्टनर्स होते हैं वो सेक्रीफाइस करते हैं अपने शेयर का, तो उसे बोला जाता है सेक्रीफाइसिंग। और गेनिंग में क्या होता है, बचे हुए विच द रेशियो इन विच कंटिन्यूइंग पार्टनर इक्वायर रिटायरिंग डिक्रीज्ड पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट इज नोन एज गेनिंग रेशियो। यानी कि जब बचे हुए पार्टनर्स होते हैं उनके जो रिटायरिंग पार्टनर के प्रॉफिट को जब वो एक्वायर करते हैं तो उनका क्या होगा, गेन होगा। तो इसी को हम बोलते हैं गेनिंग रेशियो। पर्पस क्या होता है, इट इज कैलकुलेटेड डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन टू बी पेड बाय द इनकमिंग पार्टनर टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर। क्या पर्पस है इसका, डिटरमाइन करने के लिए कि कितना कंपनसेशन का अमाउंट है जो कि पे किया जाएगा इनकमिंग पार्टनर को, किसको, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को। इट इज कैलकुलेटेड टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन टू बी पेड बाय कंटिन्यूइंग पार्टनर टू द रिटायरिंग पार्टनर और एग्जीक्यूटर ऑफ द डिसीज पार्टनर। ठीक है, मतलब इसमें तो क्या था, इसलिए करते थे ताकि पता चले कि कितना कंपनसेशन बन रहा है और इनकमिंग पार्टनर को देना रहेगा ओल्ड पार्टनर्स को। बट इसमें क्या होता है, ओल्ड पार्टनर्स कितना देंगे रिटायर्ड पार्टनर्स को, उसको कैलकुलेट करने के लिए। इसको कब कैलकुलेट किया जाता है, व्हेन अ पार्टनर इज एडमिटेड एंड वे देयर इज अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। या तो जब न्यू पार्टनर एडमिट होता है या फिर चेंज होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। इसमें कब होता है कि व्हेन द पार्टनर रिटायर्स और ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर एट द टाइम ऑफ चेंज, या तो वो रिटायर हो रहा है या डेथ हो रही है या चेंज हो रहा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तब किया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू, इसका होता है न्यू माइनस ओल्ड। सो ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आपको अच्छे से सब कुछ समझ आया होगा। ऐसे ही अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।